गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जायसवाल। जैसा कि हमने अगले वीडियो में पढ़ लिया था कि कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण, कार्बनिक यौगिक का नामकरण, कार्बनिक यौगिक का अणु सूत्र, संरचना सूत्र और मूलानुपाती सूत्र, इतनी चीज़ें सारी पढ़ ली है हमने ना। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक यौगिक किसको कहते हैं? हमने बताया था हम जब यौगिक को डिवाइड करते हैं तो यौगिक दो भागों में डिवाइड होता है, पहला आपका कार्बनिक और दूसरा आपका अकार्बनिक। तो आज हम पढ़ेंगे अकार्बनिक यौगिक के बारे में। अकार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं? अकार्बनिक यौगिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। अकार्बनिक यौगिक किसको कहते हैं? ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन ना उपस्थित हो उसी को हम क्या कहते हैं? अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। ऐसे यौगिक जिसमें क्या हो, कार्बन ना हो, उसी को हम क्या कहते हैं? अकार्बनिक यौगिक। लेकिन इसकी एक परिभाषा लिख लेते हैं, हाइड्रोकार्बन को छोड़कर, कार्बन को छोड़कर बचे सभी यौगिक अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। तो मतलब हाइड्रोकार्बन को छोड़ देंगे, हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न को छोड़ देंगे, हाइड्रोकार्बन को छोड़कर बचे, या फिर हम यहाँ पे लिख देते, थोड़ा शेष लिख देंगे, वर्ड अच्छा लगे, शेष सभी यौगिक अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। तो ऐसे हमें कार्बनिक और अकार्बनिक के बीच का अंतर नहीं समझ में आएगा। तो अब हम क्या कर लेते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक के बीच का अंतर समझ लेते हैं कि कार्बनिक किसको कहते हैं और अकार्बनिक किसको कहते हैं। जब इन दोनों के बीच का हम अंतर लिख लेंगे तब हमें पूरा समझ में आ जाएगा कि कार्बनिक यौगिक किसको कहते हैं और अकार्बनिक यौगिक किसको कहते हैं। तो ये एक छोटी सी परिभाषा है, इसकी लिख लीजिए। और अगर कुछ एग्जाम्पल लिखने हो तो एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। जैसे आपका क्या है, H2O2 H2SO5 आदि अकार्बनिक यौगिक। लिख लिया? अब इन दोनों के बीच में अंतर समझ लेते हैं कि कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, कार्बनिक यौगिक की क्या गुण है और अकार्बनिक यौगिक के क्या गुण हैं। जब इन दोनों चीज़ों को समझ लेंगे तो हमें कार्बनिक और अकार्बनिक की पूरी नॉलेज हो जाएगी। तो एक तरफ लिख लीजिएगा आप कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और दूसरे तरफ लिख लीजिएगा आप अकार्बनिक यौगिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। इन दोनों के बीच का अंतर समझ लेते हैं। देखिए, कार्बनिक यौगिक जो होंगे इनमें कार्बन तो पक्का होगा, तभी वो आपके क्या होंगे, कार्बनिक यौगिक। इनमें कार्बनिक यौगिक में, मतलब इनमें लिख रहा है तो इसका मतलब कार्बनिक यौगिक में, कार्बनिक यौगिक में
कार्बन की उपस्थिति आवश्यक है। अगर कार्बन नहीं होगा तो ये कार्बनिक हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो कार्बनिक यौगिक किसको कहते हैं? जिनमें कार्बन कंफर्म होना चाहिए। अब अकार्बनिक किसको कहते हैं? ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन उपस्थित नहीं होता है। इनमें कार्बन उपस्थित नहीं होता है, मतलब उपस्थित ही नहीं होता है, होता ही नहीं, तब इसको हम क्या कहेंगे? अकार्बनिक यौगिक। ठीक है, दूसरा पॉइंट, देखिए दूसरा पॉइंट क्या है? कार्बनिक यौगिक की संख्या जो है बहुत अधिक है। इनकी संख्या बहुत अधिक होती है। अब बहुत अधिक होती है कि मतलब कितना है? इनकी संख्या वर्तमान समय में लगभग 10 लाख के लगभग 10 लाख है। इनकी संख्या वर्तमान समय में लगभग 10 लाख, लगभग है, एकदम कंफर्म नहीं है, 10 लाख है। और इनकी संख्या कुल संख्या लगभग 7500 है। इनकी कुल संख्या कितनी है? 7500 है। इनकी संख्या बहुत अधिक होती है। इनकी संख्या वर्तमान समय में लगभग 10 लाख है और इनकी कुल संख्या लगभग 7500 है। और जितनी इनकी संख्या है अकार्बनिक यौगिकों की, उतनी तो हर साल कार्बनिक में वृद्धि हो जाती है। तो कार्बनिक यौगिक जो होते हैं ना, हर साल 6-7 हजार 7,000 लगभग क्या किए जाते हैं? नए मिल जाते हैं हमको। और ये उनकी संख्या ही लगभग 7,500 के आसपास है, उससे ज़्यादा नहीं है। हो गया? उसके बाद इसका तीसरा पॉइंट है, इनमें सहसंयोजी बंध होता है। इनमें सहसंयोजी बंध होता है। और इनमें अकार्बनिक यौगिक में कौन सा बंध होगा? इनमें वैद्युत संयोजी बंध होते हैं। इनमें वैद्युत संयोजी बंध होते हैं। इनमें सहसंयोजी बंध होते हैं, उनमें वैद्युत संयोजी बंध होते हैं। देखिए, इनमें वैद्युत संयोजी बंध होते हैं। जिसमें वैद्युत संयोजी बंध होगा उनमें क्या होगा? आयन होगा। इनमें वैद्युत संयोजी बंध होते हैं जिसके कारण, यहां पे लिख लीजिएगा, जिसके कारण ये आयनिक होते हैं। आयनिक होते हैं, जिसके कारण ये क्या होते हैं? इनमें आयनन होता रहता है, जिसके कारण इनमें आयनन, ये आयनिक होते हैं, या जिसके कारण इनमें आयनन होता रहता है, यही कर लीजिएगा, जिसके कारण इनमें आयनन होता
रहता है, जिसके कारण इनमें आयनन होता रहता है और इनकी जो अभिक्रिया होती है वो बहुत तीव्र गति से होती है। इनकी अभिक्रिया बहुत तीव्र गति से होती है। इनमें सहसंयोजी बंध होता है, जिसके कारण इनका आयनन नहीं होता है। और इसका फोर्थ पॉइंट, इनकी अभिक्रिया जो होती है बहुत धीमी होती है। इनकी अभिक्रिया मतलब ये अगर किसी दूसरी चीज़ से अभिक्रिया करेंगे तो इनकी जो अभिक्रिया होगी वो बहुत क्या होगी, धीमी गति से होगी। इनकी अभिक्रिया धीमी गति से होती है और इनकी अभिक्रिया जो है यहाँ पे आपका क्या, बहुत तीव्र गति से होती है। ठीक है, 4 पॉइंट हो गए आपके। ये 7-8 पॉइंट बता देते हैं। 5 पॉइंट अगर आप इसका लिख देंगे तो 4 से 5 नंबर आपको पूरा मिल जाता है। 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है, कार्बनिक और अकार्बनिक में क्या अंतर होता है। अब इसका 5वां पॉइंट लिखेंगे तो इसका 5वां पॉइंट क्या है, ये जल में अघुलनशील होते हैं। जल में अघुलनशील होते हैं मतलब अगर इनको हम जल में घोलेंगे तो ये घुलेंगे नहीं, जल में अघुलनशील होते हैं। और ये जो है आपका, ये जल में घुलनशील होते हैं मतलब इनका जल के साथ घोल बन जाता है, ये जल में घुलनशील होते हैं। एक याद कर लेंगे, दूसरे का निगेटिव हो जाता है। और इसका एक घुलन है, देख लीजिएगा। ये अगर कभी किसी कार्बनिक यौगिक के साथ अगर इनको घोलेंगे, ये कार्बनिक घोल में घुलनशील होते हैं। कार्बनिक यौगिक में घुलनशील होते हैं, ये कार्बनिक यौगिक में घुलनशील होते हैं। ये जल में तो अघुलनशील होते हैं, लेकिन कभी भी हम अगर कार्बनिक घोल में घोलेंगे इनको तो ये क्या हो जाएंगे, घुलनशील हो जाएंगे। और ये आपका इसका ये आपके क्या होंगे, ये आपके कार्बनिक घोल में क्या होंगे, नहीं घुलेंगे, अघुलनशील होंगे। ये प्रायः कार्बनिक घोल में अघुलनशील होते हैं। ठीक है, 2 और लिख लेते हैं। 8 पॉइंट होगा तो आप 5 पॉइंट आप कम से कम इसका लिख पाएंगे। और 7वां पॉइंट लिख लीजिएगा, कार्बनिक यौगिक जो होते हैं ना, ये आपके क्या होते हैं, दहनशील होते हैं। क्या होते हैं, दहनशील मतलब अगर इनको हम जलाएंगे तो जलेंगे, ये प्रायः दहनशील होते हैं। और ये आपका जो होगा, ये प्रायः अदहनशील होते हैं मतलब ये जल्दी जलते नहीं। और लास्ट पॉइंट ये लिख लीजिएगा, ये प्रायः
प्राणियों एवं वनस्पतियों, ये प्रायः प्राणियों एवं वनस्पतियों में पाए जाते हैं। सी, ये प्रायः प्राणियों एवं वनस्पतियों में पाए जाते हैं, या से पाए जाते, दोनों बात एक ही है, में पाए जाते हैं। और ये कहाँ से मिलेंगे? ये प्रायः खानों से मिलते हैं, खानों से मिलते हैं, मतलब जहाँ पे आपका खदान होती है, खनाई किया जाता है, ये वहीं से मिलते हैं। तो ये आपके कुछ पॉइंट है, इनको आपने नोट कर लिया, इन दोनों के बीच का अंतर है। अब इससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। और अगर एक आध गुण समझना हो तो एक दो गुण बता देते हैं, अगर आपका लिखने का मन करेगा तो लिख लीजिएगा। क्या होता है? ये समावयवता का गुण प्रयोग, इनमें समावयवता का गुण होता है। समावयवता का गुण का मतलब, और इनमें जो होता है ये आपका समावयवता का गुण नहीं होता है। इनमें बहरूपता का गुण होता है और इनमें बहरूपता का गुण नहीं होता। बहरूपता का मतलब क्या होता है कि इनका एक ही मूलानुपाती सूत्र कई रूप में मिलके फिर क्या हो जाएगा, और रूप बन सकता है। जैसे अगर हम C2H2 लिखते हैं, C2H2 और C6H6 लिखेंगे तो C2H2 का भी मूलानुपाती सूत्र CH होगा। देखिए अभी यही हम बताते हैं आपको। जैसे अगर हम यहाँ पे लिख दें C2H2 और एक यौगिक है आपका C6H6, तो ये आपके, अगर इसका मूलानुपाती सूत्र लिखें CH, इसका भी मूलानुपाती सूत्र होगा CH। तो इनमें क्या है? बहरूपता का गुण है। बहरूपता उनको कहते हैं, मतलब जो बहरूपियाँ हो, एक ही जैसे चेहरे, किसी के जैसा चेहरा बना ले, तो ये एक ही जैसा चेहरा बना रहे हैं ना, बहरूपिया उसी को कहते हैं। तो इनमें बहरूपता का गुण होता है। और फिर क्या है आपका, इनमें बहरूपता का गुण नहीं होता है। ये है आपका। और एक आध दो है, जैसे इसमें क्या है, ये प्रायः वाष्पशील होते हैं। ये जो होते हैं आपके क्या होते हैं? वाष्पशील होते हैं, और ये वाष्पशील नहीं। ठीक, और भी हैं आपके कुछ गुण। अगर इतने से आपका कंप्लीट नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो में और इसके बारे में पूरा डिटेल में चर्चा कर लेंगे। तो जो भी आपको कोई डाउट हो उसको पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो को यही समाप्त करते हैं।